हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। आज की यह वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले क्लास 10 बायोलॉजी को। और जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम बायोलॉजी को पहले कवर कर रहे थे और फिजिक्स केमिस्ट्री को हम बाद में कवर करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट, वो मैं करवा चुका था, ठीक है, सीरीज़ के अंदर। जो आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी चैप्टर 1 से 14 तक, या फिर कह सकते हो बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी सीरीज़ चल रही थी। और उस सीरीज में काफी प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2023 के एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है ना, ये लिया गया आपके चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पौधों एवं जंतुओं में अलैंगिक जनन, ठीक है, उसी से लिया गया ये हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन जो उसी से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुष्प में निषेचन के उपरांत अर्थात पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो पुष्प होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पुष्प के जो अंग होते हैं, जैसे कि भाग, तो जैसे कि आपकी बॉडी का हाथ हो गया, सर हो गया, पैर हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके अंग हो गए, ठीक है, आपके बॉडी के। उसी प्रकार से जो पुष्प होता है उसी में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंग में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले जो परिवर्तन है बेटा निम्नलिखित है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है, या फिर कह सकते हो कि पहला जो हमारा अंग है पुष्प का, वो है बाह्यदल। देखिए, जो बाह्यदल होते हैं ना, ये पुष्प का एक भाग होता है बाह्यदल। तो देखिए, इसमें क्या होता है निषेचन के पश्चात ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। मतलब कि ये पत्ती के आकार की संरचना होती है, थोड़ी थोड़ी पत्ती के आकार की लटकी हुई संरचना होती है, इसलिए ये मुरझा जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। मतलब कि ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। लेकिन उपवाद के रूप में, मतलब कि उपवाद के रूप में टमाटर, बैगन, रसभरी आदि फलों में ये रह जाते हैं। मतलब कि जो आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया, रसभरी, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो बाह्यदल होते हैं वो मुरझाकर नहीं गिरते हैं। समझ में आया। बाकी सभी पुष्प में गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारा जो पॉइंट है, या फिर कह सकते हो अगला हमारा भाग है, वो है दल। देखिए, आपके बाह्यदल की तरह दल भी एक भाग होता है पुष्प का। इसमें क्या होता है, ये प्रायः मुरझाकर झड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये प्रायः मुरझाकर झड़ जाते हैं। समझ में आया ये, ठीक है। तो अगला हम लोग देख सकते हैं पुंकेश्वर। देखिए, पुंकेश्वर क्या होता है, देखिए पुंकेश्वर भी उसी में पाया जाता है पुष्प में। अब देखिए, पुंकेसर किस प्रकार से अपने कार्य करता है निषेचन के पश्चात। तो देखिए, ये निषेचन के पश्चात सूख कर गिर जाते हैं। मतलब कि जो पुंकेसर होते हैं ये सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है। दल जो होता है मुरझाकर झड़ जाता है, बाह्यदल जो होता है मुरझाकर ये भी गिर जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा आपको वही लिखना है। मतलब कि अगर यहाँ लिखा हुआ है ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, तो मतलब कि आपको यही लिखना होगा। आप यहाँ ये नहीं लिख सकते कि ये प्रायः मुरझाकर झड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वही चीज जो दे रखी है, सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मान लीजिए अगर आप सभी एक जैसा कर दोगे, मान लीजिए आप ये भी और ये भी एक जैसा कर दोगे, तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर बहुत साल से कॉपी चेक कर रहा है, उसे सब कुछ पता रहता है। बात समझ में आए सभी को। तो देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 हमारा है वार्तिकाग्र। तो देखिए भाई, ये सूख कर गिर जाते हैं। मतलब क्या होता है इनके साथ, ये सूख कर गिर जाते हैं। तो देखिए, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वार्तिका। देखिए, वार्तिका भी एक पॉइंट होता है, एक भाग होता है आपके पुष्प का। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये मुरझा जाती हैं। मतलब कि भाई साहब, जो वर्तिका होती हैं ये मुरझा जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ रटना नहीं है, और इसमें बस आपको केवल और केवल याद करना है 2 से 3 बार। मतलब कि अगर आप 2 से 3 बार इस आंसर को अच्छे से याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको ये आसानी से भूलने वाले हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ये। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, तो आप तैयारी कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो उस क्वेश्चन के, ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट नंबर हमारा 6 है अंडाशय। देखिए, जहाँ अंडाशय क्या होता है, ये फल में बदल जाती है, ठीक है। तो अंडाशय एक प्रकार के आप लोग समझ सकते हो, ये आपके किस में बदल जाती है, निषेचन के पश्चात फल में बदल जाती है। अब देखिए, अंडाशय आपके पास जाती है नर, मतलब कि सॉरी मादा पौधे में,
यानी कि जो अंडाशय होती है, तो देखिए अंडाशय क्या होता है, ये भाई साहब आपके मादा का होता है, यानी कि मादा में पाया जाता है, मादा पुष्प में पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये फल में बदल जाती है। मतलब कि जो अंडाशय होती है या फिर अंडाशय होता है, ये फल में बदल जाता है या फिर फल में बदल जाती है। तो आगे आप लोग देख सकते हो बीजांड जो कि नर में पाया जाता है, और देखिए बीजांड क्या होता है, ये बीज में बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे कि जो अंडाशय होता है ये थोड़े से मतलब कि फल में बदल जाता है। तो देखिए थोड़ी सी ट्रिक लगाओगे, समझोगे या फिर ट्रिक लगाओगे तो ये आंसर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कठिन नहीं है, बस आपको हाँ थोड़ा समझना होगा। बाकी अगर आप लोग समझोगे तो सारे के सारे आंसर आसानी से खुद से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगला इसमें हमारे अंडाशय की भित्ति, मतलब कि अंडाशय हो गया, बीजांड हो गया। अब देखिए अंडाशय की भित्ति, मतलब एक और पॉइंट आ गया आपका अंडाशय का। ठीक है, देखिए अंडाशय की भित्ति जो होती है ना, ये क्या करती है निषेचन के पश्चात, तो यह निषेचन के पश्चात फल भित्ति बनाती है। ठीक है, मतलब कि अंडाशय भित्ति भी एक फल भित्ति को जन्म देती है निषेचन के पश्चात। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब कि अब देखिए इसी में से और सारे पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि आगे आप लोग बीजांड, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग बीजांड। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तक तो हम बीजांड पढ़ चुके थे ना, पॉइंट नंबर 7 में बीजांड, फिर हम बीजांड क्यों पढ़ें? तो ऐसी बात है, देखिए बीजांड हम लोग पढ़ चुके, लेकिन इसके और भी पॉइंट है, उनको भी पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आता है, समझ में आना, तो काफी इजी नहीं है, हाँ थोड़ा सा लंबा है, लेकिन तैयार करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बीजांड में क्या होता है, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होने से बीजांड का निर्माण होता है। मतलब कि बीजांड का निर्माण कैसे होता है, निम्नलिखित परिवर्तन के फलस्वरूप बीजांड का निर्माण होता है। अब देखिए बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग हमें पढ़ने हैं, तो देखिए पहला आपको हेडिंग डालिएगा अंड द्वार, पहला अंड द्वार। अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए ये 20 द्वार बनाता है, क्या बनाता है 20 द्वार, समझ में आया। अब देखिए अगला हमारा बीजांड का है, क्या भाई साहब बीजांड का है। अब देखिए इसमें आप लोग लिखेंगे कि ये प्रायः नष्ट हो जाते हैं निषेचन के पश्चात, समझ में आया, यानी निषेचन के पश्चात ये प्रायः नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हो जाते हैं, बीजांड काय नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज। अगला देख सकते हो आप लोग भ्रूण कोश। ठीक है, तो भ्रूण कोश में क्या होता है, देखिए भ्रूण कोश में काफी सारे 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला हमारा पॉइंट है कि अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, दूसरा है सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तीसरा है प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और द्वितीयक केंद्रक भ्रूण कोश बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 4 पॉइंट को आपको तैयार करना है भ्रूण कोश के अंदर। बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा थोड़ा सा लास्ट में, आंसर के लास्ट में आप लोग इतना लिख देंगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इतना लिख कर आएंगे एग्जाम में, 4 नंबर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूण कोश या अभ्रूण कोश बीज होते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप लिखेंगे, मतलब कि इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर, यानी फल और उसके अंदर एक या अनेक भ्रूण कोश या फिर अभ्रूण कोश बीज होते हैं। किसके अंदर होते हैं, फल के अंदर। ठीक है, मतलब फल के अंदर भ्रूण कोश और अभ्रूण कोश बीज होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपके चैप्टर नंबर अनुवांशिकता से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया, अनुवांशिकता से। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और आप इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैं उनको ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। तो देखिए मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। यानी कि आपको पता है कि मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है, और उन्होंने अनुवांशिकता की खोज की तो उसमें बहुत सारी अभिधारणाएं निकल के आई कि प्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और उन्होंने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो कौन कौन से लक्षण प्रभावी समझ में आए और कौन कौन से अप्रभावी समझ में आए। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर का ज्ञान है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेंडल के प्रयोग के आधार पर पहला लक्षण हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण क्या होता है, तो देखिएगा सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रभावी लक्षण। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग की तुलनात्मक लक्षणों वाले शुद्ध पौधे का संकरण। मतलब कि जब मैंने क्या किया था, आप लोगों को पता होगा, प्रभावी जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेंडल के प्रयोग
पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। तो अगर आपने वहां पर अच्छे समझा होगा तो आपको वहीं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण में क्या होता है कि तुलनात्मक लक्षणों वाले, मतलब कि अलग अलग लक्षणों वाले संकर पौधे, मतलब कि एक शुद्ध बौना और एक शुद्ध लंबा, जब इन पौधों के मध्य हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस। देखिए संकर का मतलब होता है क्रॉस, संकरण का मतलब क्या होता है, क्रॉस कराना। कुछ इस प्रकार, जैसे कोई एक ये दे रखा है और कोई एक दे रखा है, इनके मध्य क्रॉस कराना, ठीक है। तो मतलब कि जब संकरण कराते हैं यानी कि तुलनात्मक, मतलब अलग अलग पौधे में, जैसे कि अलग अलग लक्षणों वाले एक समान पौधे में जब क्रॉस कराया जाता है, तो देखिए F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित करने वाले जो पौधे होते हैं, जो स्वयं को प्रदर्शित कर देते हैं, उन्हें प्रभावी जीन, तथा इस पीढ़ी में दिखाई देने वाले पड़ने वाले जो लक्षण होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वह, मतलब इस प्रकार समझ सकते हो, वह पौधे जो खुद को प्रदर्शित कर देते हैं वो हमारे प्रभावी होते हैं, उनका रंग प्रभावी होता है, वो प्रभावी होते हैं। और इस प्रकार के लक्षण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उनके लक्षण को ही हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पता था कि जब मैंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर कराया यानी कि क्रॉस कराया, तो उसमें जितने भी पौधे मिले ना, सभी लंबे पौधे मिले। आप कह सकते हो जो कि लंबा पौधा है ना, ये प्रभावी है, और जो बौना पौधा है ये थोड़ा सा अप्रभावी है, क्योंकि खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग यहीं पर लिखोगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखोगे, देखिए एग्जाम्पल में आप लोग लिखोगे कि लंबापन तथा पुष्प में लाल बैंगनी रंग प्रभावी लक्षण होता है। मतलब कि यहाँ यह कहने का मतलब है कि जो लंबा पुष्प होता है, जो लंबे पुष्प होते हैं वो, और जो आपके लाल बैंगनी कलर के जो पुष्प होते हैं वो, और ये सारे कैसे पुष्प होते हैं, ये सभी प्रभावी होते हैं। इन लक्षणों को इनके क्या कहते हैं, हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। जितने भी लंबे होते पौधे, जितने भी लाल और बैंगनी कलर के पौधे होते हैं ना, ये सभी खुद को प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब कि अगर कोई एक सफेद कलर का पौधा है, सफेद रंग का पौधा है, और उसका संकर हम लोग करा रहे हैं किसके, लाल रंग के पौधे के साथ, तो जो आपका बैंगनी नहीं सॉरी जो आपका लाल रंग का जो पौधा होगा वो खुद को प्रदर्शित कर पाएगा, ना कि आपके सफेद रंग का पौधा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को प्रभावी लक्षण तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, मतलब अलग अलग लक्षणों वाले शुद्ध यानी संकर पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है F1 पीढ़ी में, तो जितने भी पौधे F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं वो सारे के सारे कैसे, लंबे होते हैं, अर्थात जो लंबा पौधा होता है वो प्रभावी होता है, और इसीलिए इस लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये आपको समझने के लिए समझना, ठीक है। और देखिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेंडल के प्रयोगों को नहीं समझा है उसको समझ लेना, फिर आपको प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग अगली चीज देखेंगे, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आप सभी को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे अप्रभावी लक्षण, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें लिखेंगे तुलनात्मक लक्षणों वाले, मतलब कि अलग अलग लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में छिपा लक्षण अप्रभावी कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी इन पौधों के जब मध्य मैंने संकरण कराया, तो देखिए इसमें सबसे पहला संकरण इसके साथ होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब इसका जब इसके साथ होगा तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसका फिर से इसके साथ होगा तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर यह होता है कि देखिए जितने भी पौधे यहाँ मिलते हैं सारे के सारे लंबे पौधे मिलते हैं। तो देखिए जो स्मॉल टी वाला जो पौधा होता है, यानी कि जो ये पौधा होता है खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण वाला पौधा, ठीक है, जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। अब देखिए जो बौनापन होना है, बौनापन ये कैसा होता है, ये अप्रभावी होता है, ठीक है। लंबापन कैसा होता है, ये प्रभावी होता है, ठीक है। पुष्प का सफेद रंग कैसा होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है। तो मतलब कि जो सफेद हो गया, बौनापन हो गया, ये खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग इनकी क्रिया, जब इनकी हम लोग क्रॉस कराते हैं किसके साथ, बौने या फिर लाल बैंगनी रंग के पौधे के साथ, ठीक है, तो ये खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनके जो हम लोग लक्षण होते हैं, जैसे सफेद को हो गया, आपका बौनापन हो गया, इसको हम लोग अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगी कोई भी आपको समझने में। जब हम लोग तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकर कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, जो पौधा खुद को, यानी कि जो भी पीढ़ी में, यानी कि जो भी लक्षण खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए इसी में आप लोग जोड़कर लिख लोगे कि F2 पीढ़ी में यह लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। तो देखिए मतलब कि जो अप्रभावी लक्षण की जो क्रिया होती है F2 पीढ़ी में भी आ जाती है, ठीक है। तो इसी को तुम लोग कहते हैं अनुवांशिकता, ठीक है ना। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना समझेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर
अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, और बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, और देखिए अनुवांशिकता से अगर आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, मतलब कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी और इसके जन्मदाता कौन थे, ये आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में आपसे और पूछ लिया जाता है कि इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर अब देखिए इसी में आपसे एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मतलब कि जो इसकी विशेषता है वो आपको बतानी है, अनुवांशिकता की विशेषताओं को बताना है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझेंगे आप लोग हेडिंग के माध्यम से कि अनुवांशिकता क्या होता है। तब देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। देखिए जैसे कि माता पिता हो गए ना, तो माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं ना, माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं उनकी संतान में जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, जैसे कि माता पिता के कोई भी लक्षण संतान में गए, अब उनकी संतान से मतलब माता पिता की संतान से उनकी संतान में गए, ठीक है। तो ऐसा होता है जो लक्षण धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं ना, इन लक्षणों को हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब अनुवांशिक लक्षण जो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, इन लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा, मतलब कि जैसे कि जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, अनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे हैं ना। तो मतलब कि विज्ञान में जिस भी यानी विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें अनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन करते हैं ना, उससे हम लोग को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो ये हो गया आपका अनुवांशिकता। अब जरा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ वही चीज़ कि माता पिता संतान में जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाले लक्षणों को हम लोग अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों की वंशागति को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता कहलाती है। तो बताइए कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हुई समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। अब देखिए क्या होता है कि इनके मतलब कि इसके जो जन्मदाता थे ना, वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मतलब कि जो अनुवांशिकता की खोज की थी सबसे पहले, वो आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। तो बताइए आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग लगाइएगा प्रमुख विशेषताएं, और थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आपकी पहली जो विशेषता है ना, इसमें कहा गया है कि अनुवांशिकी के माध्यम से प्रभावी संतान के गुणों का ज्ञान किया जा सकता है, फिर ज्ञान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि इसके आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों का प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि यानी कि अनुवांशिकता के आधार पर हम लोग उच्च लक्षणों वाली जो संतानें हैं ना, उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको 2 पॉइंट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 4 नंबर में जितना मैं करा रहा हूँ उससे थोड़ा भी कम भी अगर आप करके आते हो, तो एटलीस्ट आपको 3.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3.5 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। क्लियर हो गए। अगर आप पूरा लिख कर आओगे तो आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रतिरोध, यानी कि रोग प्रतिरोध। तो अगला हमारा जो पॉइंट है इसी में कि रोग प्रतिरोध पादपों जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना आदि किस्मों का विकास किया जा सकता है। मतलब कि अनुवांशिकता के आधार पर हम लोग गेहूं, चावल, गन्ना आदि के पौधे में, आदि जितने भी आपके पौधे हो गए ना, इनमें अनुवांशिकता के आधार पर हम लोग इनका विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो विकास किया जा सकता है। अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें आप लोग लिखोगे कि उन्नत किस्में बनाकर, यानी कि उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। उन्नत किस्में मतलब कि आप कह सकते हो कि उन्नत किस्म के पौधे को बनाकर, उन्नत किस्म के पौधों को बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग देख लेना, काफी महत्वपूर्ण। जितने भी पॉइंट है ना, थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना, पढ़ोगे मेहनत करके, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तब देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है इसी में कि अनुवांशिकी रोगों की खोज एवं अनेक विधान में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप सभी को इतनी चीज अगर क्लियर हो गई ना, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैंने इसके सबसे पहले अनुवांशिकता क्या होता है इसके बारे में बताया, इसके कुछ पॉइंट्स बताए, इसके कुछ विशेषताएं बताई अनुवांशिकता की। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, ये आपके 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसको तैयार करके आपको जो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके चैप्टर नंबर अनुवांशिकता से लिया गया है। तो अनुवांशिकता के जितने भी प्रश्न है ना, वो मैं आपको काफी सारे बहुविकल्पी प्रश्न इसके मैं
कराऊंगा, जितने भी आपके लघु प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु वो सारे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे 4 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। अब जब उन्होंने उस पौधे को चुना तो आखिर में उसमें क्या विशेषताएं थी जिसलिए उन्होंने उस पौधे को चुना। तो इस पौधे के चयन करने के क्या कारण बताए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर, जो आपका मटर का पौधा था ना, इसको चुना। अब देखिए जब मटर को जो पौधा चुना इसमें कुछ विशेषताएं आपको थी इसीलिए उसको चुना था। कुछ इस जैसे कि जो मटर का पौधा होता है ना, ये वार्षिकी पौधा होता है, मतलब कि ये कैसे, ये कहते हैं ना कि जो ऐसे पौधे जो हर साल, मतलब कि हर साल पौधे देते हैं, हर साल यानी कि पुष्प बनाते हैं, हर साल फल बनाते हैं, ठीक है। तो जो मटर का पौधा होता है ये वार्षिकी पौधा होता है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कि कुछ ही समय में अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिल जाती है। मतलब कि मेंडल ने हर एक चीज को देखा, हर एक पौधे को देखा था कौन सा पौधा ज़्यादा सही है, ठीक है। तो उन्हें मटर के पौधे में दो विशेषता सबसे पहले देखने को मिली कि जो मटर का पौधा होता है ये वार्षिकी पौधा होता है, साथ ही साथ जो आपका इसका जीवन चक्र होता है ना थोड़ा सा कम छोटा होता है, मतलब कि ये 1 साल के अंदर बहुत जल्दी क्या कह देता है, बहुत ही जल्दी इसके पुष्प में क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने हर एक चीज को देखा था मेंडल ने, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में है कि मटर के पौधे में नर व मादा दोनों ही जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा और किसी में हो सकता हो ना पाया जाता हो, इसमें पाया जाता हो, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अगला आप लोग देख सकते हो कि मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि अनेक अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। कोई आपका लंबा होगा मटर का पौधा, कोई छोटा होगा, कोई भूरा टाइप का होगा, कोई हरे टाइप का होगा, कोई कम हरे टाइप का, कोई झुर्रीदार होगा, तो मतलब कोई सूखा होगा। मतलब कि इसमें बहुत सारे तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इसी वजह से जो आपका मटर का पौधा है उस पर प्रयोग करना सही बैठाला किसने, मेंडल ने। अगला पॉइंट आप सभी का इसी में है कि इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जाता है। अगला हमारा पॉइंट इसी में पॉइंट नंबर 4 कि इनमें कृत्रिम, मतलब कृत्रिम का मतलब होता है कायिक जनन, कायिक जनन होता है ना, तो कायिक जनन द्वारा भी इसमें पर परागण कराया जाता है, ठीक है, संकरण कराया जाता है। तो मतलब कि इस प्रकार से पॉइंट्स को अगर आप इसमें लिख देंगे तो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएंगे टोटल 2 नंबर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो देखिए यहां तक अगर अपने वीडियो को देखा है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।